हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम सीएसएस के अंदर पढ़ने वाले हैं कि हम अपनी स्टाइलिंग को कितने तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अपने वेब पेज के अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर। तो टोटल 3 तरीके होते हैं किसी भी स्टाइल को ऐड करने का, यानी कि सीएसएस की स्टाइल को ऐड करने का, जिसमें से फर्स्ट होता है इनलाइन स्टाइल, जिसको हम इनलाइन सीएसएस बोलते हैं। सेकंड होता है इंटरनल या फिर एम्बेडेड सीएसएस, यानी कि सेकंड हम किस तरीके से ऐड करते हैं, सेकंड हमारा इंटरनल होता है जिसकी हेल्प से हम अपनी स्टाइल को ऐड करते हैं। थर्ड होता है हमारा एक्सटर्नल सीएसएस, यानी कि एक्सटर्नल स्टाइल हम किस प्रकार से देते हैं। इन तीनों टाइप को हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में कि यानी कि तीनों तरीकों में से कौन सा बेस्ट तरीका होता है अपनी सीएसएस को इंक्लूड करने का, यानी अपनी स्टाइल को इंक्लूड करने का अपने वेब पेज के अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। फर्स्ट है वो है हमारा यहाँ पर अगर हम देखें तो इनलाइन स्टाइल। हाउ टू इंक्लूड स्टाइल, यानी कि स्टाइल को हम किस प्रकार से ऐड करने वाले हैं। इनलाइन स्टाइल की हेल्प से हम अपने सबसे पहले वेब पेज के अंदर अपनी स्टाइलिंग को ऐड करने वाले हैं। तो फर्स्ट इनलाइन स्टाइल क्या काम करती है, किस प्रकार से इंक्लूड की जाती है, इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। राइटिंग स्टाइल डायरेक्टली इनलाइन ऑन ईच एलिमेंट, यानी कि इसका क्या मतलब होता है कि आप डायरेक्टली उस एलिमेंट में क्या करेंगे, इस स्टाइल को ऐड कर देंगे जिस भी एलिमेंट में आप क्या करना चाहते हैं, स्टाइलिंग को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप समझें, यहाँ पर डायरेक्टली कहने का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पर हमने एक H1 हेडिंग को क्रिएट कर रखा है और इसी के अंदर जो हमारी H1 हेडिंग है, लर्न कंप्यूटर GSCTI, ये हमारी हेडिंग है। हम चाहते हैं कि इसका कलर चेंज हो जाए, इसकी स्टाइल चेंज हो जाए। वो स्टाइल कुछ भी हो सकती है, यानी कि सीएसएस की कोई भी प्रॉपर्टी अगर मुझे चेंज करनी है इस H1 हेडिंग के ऊपर, तो उसके लिए हम इनलाइन स्टाइल को किस प्रकार से इंप्लीमेंट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, डायरेक्टली स्टाइल को लिखना होगा, उसके बाद इक्वल सिंबल को आपको यूज करना होगा। फिर यहाँ पर क्या करना होगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको कलर देना होगा। जैसे मुझे कलर चेंज करना है तो मैंने यहाँ से कलर प्रॉपर्टी को ले लिया, ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, हमारी प्रॉपर्टी हो जाएगी। और ये रेड क्या है, हमारा यहाँ पर वैल्यू है, यानी कि ये हमने वैल्यू दे दिया, जिसको हमने आपको डिटेल में बता रखा है कि जैसे हमारा सिलेक्टर होता था वो सारे फॉर्मेट होते हैं, हमारे बेसिक फॉर्मेट जो था उसी बेस पे आपको इसको समझना है। लेकिन यहाँ पर जो इम्प्लीमेंट करने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज है, इसलिए आपको ध्यान देना है, उसको भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन हम तीनों तरीकों को सबसे पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कौन सा बेस्ट तरीका होता है। तो यहाँ पर मुझे स्टाइल अगर इसकी चेंज करनी है, हम चाहते हैं इसका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए, तो मैंने क्या किया हुआ है, सेम एलिमेंट के अंदर, यानी जिस भी एलिमेंट की स्टाइलिंग को आपको चेंज करना है, यानी जिस भी एलिमेंट के ऊपर आपको सीएसएस को इंप्लीमेंट करना है, सेम उसी एलिमेंट के अंदर आपको क्या कर देना होगा, इनलाइन स्टाइल को ऐड कर देना होगा। यानी कि इनलाइन कहने का मतलब क्या है, उसी लाइन के अंदर। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसी लाइन के अंदर मैंने क्या कर दिया, यहाँ से अपनी स्टाइलिंग को ऐड कर दिया है। अब ऐसे जैसे हम लिखेंगे वैसे ही इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से बॉयलर प्लेट कोड को लेते हैं और मैंने यहाँ से दे दिया, ये हमारी इनलाइन स्टाइल होगी। इनलाइन स्टाइल हम देने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो सेम एलिमेंट हम कहाँ पर क्रिएट करते हैं, बॉडी टैग के अंदर। तो यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर हम अपने एलिमेंट को क्रिएट करते हैं। एलिमेंट हमारे जो यहाँ पर हेडिंग होने वाली है, लर्न कंप्यूटर, मैंने यहाँ से ले लिया लर्न कंप्यूटर GSCTI, और इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास किस प्रकार से शो होता है, कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर हमारे वेब पेज के ऊपर जो हमें टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, जो हमारी हेडिंग है H1, वो लर्न कंप्यूटर GSCTI यहाँ पर क्या हो रही है, हमें डिस्प्ले हो रही है। अब ये सिंपल हमने HTML को यूज किया हुआ है, लेकिन अब मैं क्या करने वाली हूँ, इस पर अपनी स्टाइल को ऐड करने वाली हूँ, वो भी किस तरीके का यूज करके, इनलाइन स्टाइल का यूज करके। तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, स्टाइल इक्वल, मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ से मैंने कलर मुझे चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर वो भी, तो यहाँ पर कलर चेंज करने के लिए मैंने एक्वा कलर ले लिया और इसको मैंने यहाँ से क्या कर दिया, लिख दिया एक्वा कलर। जो हमारा क्या होता है, BS कोड होता है। जब भी आप किसी कलर को सिलेक्ट करते हो, जैसे ही आप किसी कलर का नेम देते हो, तो वैसे ही यहाँ पर आपको उसका प्रीव्यू क्या होने लगता है, डिस्प्ले होने लगता है। ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमारा BS कोड होता है। BS कोड के अंदर ये फीचर
फीचर अवेलेबल है कि जैसे ही आप किसी भी कलर को लिखते हैं, और भी बहुत सारे कोड एडिटर हैं जहां पर आपको फीचर्स ये देखने को मिलता है, लेकिन स्पेशली जो VS कोड है इसके अंदर ये फीचर हमें दिखाई देता है कि जब भी आप किसी CSS के अंदर किसी भी कलर को सिलेक्ट करते हैं, वैसे ही उस कलर का प्रीव्यू आपके सामने आ जाता है, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस कलर को अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। इसको हम कलर प्रॉपर्टी को आगे चल करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी आपको सिंपल सा ये समझना है कि किस प्रकार से हम अपनी CSS को यानी कि स्टाइल को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ से मैंने इसका कलर दे दिया एक्वा कलर यहाँ से, और जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया, अभी तक हमारा कलर क्या है, ब्लैक है। पेज को जैसे ही रिफ्रेश किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर जूम कर रही हूँ, यहाँ से लर्न कंप्यूटर GSCTI क्या हो गया, इसका कलर चेंज हो गया। तो ये काम कौन कर रहा है, हमारा इनलाइन स्टाइल यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, यानी अपनी CSS को ऐड कर दिया है। इनलाइन स्टाइल क्या होता है, एक मतलब मेथड होता है CSS को ऐड करने का। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है तो यहाँ से सेमीकोलन लगा है, यहीं पर इंड हो जाएगा। मैंने इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दिया। बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसका यहाँ से ब्लू ले लेते हैं यहाँ से, या फिर ब्लू वायोलेट ले लेते हैं, इसको मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, अब जैसे ही मैंने इसको लिया वैसे इसका कलर प्रीव्यू आ गया हमारे सामने। अब पेज को मैंने रिफ्रेश किया तो इसका बैकग्राउंड कलर भी क्या हो चुका है, यहाँ से चेंज हो चुका है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कलर प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, यानी कि अपने HTML यानी अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि किस लिए हमने HTML को पहले पढ़ा था। HTML को पहले पढ़ने का यही सेम रीजन था, यही मतलब था कि जब तक हमारे पास कुछ कंटेंट नहीं होगा तब तक हम अपनी CSS को किस पर इंप्लीमेंट करेंगे। इसीलिए CSS को आने से पहले हमें HTML का आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से मैंने इंप्लीमेंट करके दिखाया। नेक्स्ट एक और हम क्रिएट करने वाले हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ से एक पैराग्राफ क्रिएट कर लिया। पैराग्राफ के अंदर मैंने दे दिया दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ, यहाँ से मैंने ये दे दिया और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद हमने पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ से क्या हो चुका है, ये हमारा पैराग्राफ डिस्प्ले हो रहा है। अब मुझे इसका भी कलर चेंज करना है। इसका टेक्स्ट कलर हम चाहते हैं, जो इसका टेक्स्ट कलर है वो किस कलर का हो जाए। अब इस एलिमेंट के अंदर यानी पैराग्राफ का मुझे कलर चेंज करना है, इस पर मुझे CSS लगानी है, तो सेम एलिमेंट के अंदर मुझे स्टाइल को ऐड करना होगा। तो मैंने यहाँ से स्टाइल को ऐड किया और इसका मैंने कलर ले लिया। यहाँ से कलर इसका हम रख लेते हैं यहाँ से कुछ येलो करके। मान लीजिए मैंने इसका येलो कलर ले लिया और इसको मैंने सेव किया। अब सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं तो जो हमारी हेडिंग थी यहाँ पर येलो हो गई है, जो कि हमें थोड़ा सा लाइट में दिखाई दे रही है। इसका बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज करके देखते हैं। मैंने इसका बैकग्राउंड कलर कर लिया, यहाँ से बैकग्राउंड कलर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या है, हमारी प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू हम देने वाले हैं। यहाँ से जो वैल्यू दे देते हैं इसको हम यहाँ पर वैल्यू हम देते हैं, येलो नहीं देंगे, इसको ब्लू दे देते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको हटाते हैं यहाँ पर, और इसका मुझे कलर देना है तो मैंने यहाँ से कलर क्या दे दिया, ब्लू दे दिया। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको सेव करने वाले हैं। अब सेव करने के बाद जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो चुका है, ब्लू हो चुका है। और जो पैराग्राफ का कलर है वो क्या है, हमारा यहाँ पर जो पैराग्राफ का कलर है वो हमारा येलो है। यहाँ पर देखने पे आपको समझ में आ रहा होगा, जब हमने वहां पर इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ा था तो हमें पता था कि जो HTML के अंदर जो हेडिंग होती है हमारी और जो पैराग्राफ होता है, ये दोनों हमारे ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, यानी पूरी विड्थ को ऑक्युपाई करते हैं। तो यहाँ पर CSS इंप्लीमेंट करने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि ब्लॉक एलिमेंट है तो ये किस प्रकार से वर्क कर रहा है, यानी पूरी विड्थ के ऊपर कलर हमारा अप्लाई हो गया, पूरी विड्थ को ऑक्युपाई कर रहा है। अब नेक्स्ट काम हम क्या करने वाले हैं, ये दो चीजें तो हमने यहाँ से क्रिएट कर ली। थर्ड एक और हम क्रिएट करने वाले हैं, एक अपनी बटन को हम क्रिएट करते हैं। बटन के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। एक नॉर्मल सी हमने यहाँ पर बटन क्रिएट कर ली, सबमिट की। मैंने यहाँ पर क्या क्रिएट कर लिया, एक बटन को क्रिएट कर लिया। अब बटन के ऊपर भी हम क्या करने वाले हैं, अपनी CSS को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। रिफ्रेश किया मैंने, ये हमारी बटन आ चुकी है। अब बटन के ऊपर जो इसका टेक्स्ट कलर है, यानी कि फॉरग्राउंड जो कलर है इसको हम चेंज करने वाले हैं, बैकग्राउंड जो कलर है उसको, यानी कि इसका बैकग्राउंड ये होगा जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको हम थोड़ी देर में समझते हैं। सबसे पहले मैंने इसका कलर दे दिया, यानी कि टेक्स्ट का कलर जो मैंने सबमिट लिखा है सिर्फ इसका कलर चेंज होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से स्टाइल लिया, स्टाइल को, उसके बाद मैंने इस पे कलर प्रॉपर्टी अप्लाई की। कलर मैंने इसका ले लिया यहाँ से ब्लू।
या फिर हाँ ब्लू ही लेते हैं, इसका कलर मैंने यहाँ से क्या ले लिया, ब्लू ले लिया। उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद इसका कलर यहाँ पर आप अगर देखें तो इसका जो टेक्स्ट कलर था वो क्या हो चुका है, ब्लू हो चुका है। अब इसका ये फोरग्राउंड कलर था जो ब्लू हो गया, अब इसका बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो इस पे हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को भी अप्लाई करने वाले हैं। मैंने इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दिया। बैकग्राउंड कलर मैंने इसका क्या रख दिया, यहाँ से एक्वा कलर रख दिया और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैंने यहाँ से रिफ्रेश किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो चुका है, एक्वा हो चुका है, एंड जो इसका फोरग्राउंड कलर था वो क्या हो चुका है, यहाँ पर ब्लू हो चुका है। तो इस प्रकार से इनलाइन को हम यूज करते हैं, इनलाइन स्टाइल को इम्प्लीमेंट करते हैं। इनलाइन स्टाइल को इम्प्लीमेंट करना एक बेसिक तरीका होता है सीएसएस को इम्प्लीमेंट करने का, यानी कि एक बेसिक वे होता है। लेकिन इसके भी क्या होते हैं, कुछ रीजंस होते हैं, यानी कुछ प्रॉब्लम्स इसकी भी होती हैं। प्रॉब्लम्स क्या है, यहाँ पर मान लीजिए मुझे मल्टीपल हेडिंग्स बनानी है। H1 हेडिंग हमारे पास ये है और मैंने मान लीजिए एक और H1 हेडिंग बना ली। यहाँ से एक और H1 हेडिंग को मैंने क्रिएट कर लिया। एक और H1 हेडिंग मैंने यहाँ ले लिया। मान लेते हैं यहाँ पर मैंने ले लिया सॉफ्टवेयर, ये हेडिंग मैंने दे दी, सॉफ्टवेयर मैंने एक हेडिंग दे दी। और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर हेडिंग तो आई हमारे पास, लेकिन यहाँ से अगर आप देखें तो मैंने H1 के ऊपर अपनी स्टाइल को इम्प्लीमेंट कर रखा है। तो ये भी हमारा कलर इसका भी क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो इनलाइन स्टाइल होती है वो क्या कहती है कि जिस भी एलिमेंट पर आपको स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करना है, इंक्लूड करना है, पार्टिकुलर उस एलिमेंट पर जा करके उसके अंदर आपको क्या करना होगा, स्टाइल को ऐड करना होगा। यानी अगर मुझे सेम कलर इस वाली हेडिंग पर भी चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, या तो इसको कॉपी पेस्ट करना होगा पूरे को उठा करके यहाँ से स्टाइल को, या तो मुझे क्या करना होगा, खुद से लिखना होगा। ये ऑटोमेटिकली नहीं होगी कि ऑटोमेटिकली। मान लीजिए यहाँ पर मुझे एक दो ऐसे नॉर्मल अगर हम देखें तो एक दो हेडिंग हम क्रिएट करते हैं, लेकिन जब भी हम अपनी वेबसाइट पर काम करेंगे, जब भी हम अपने स्कूल के कॉलेज के प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, तो उस कंडीशन पर हमें क्या करना होता है, अपनी वेबसाइट के अंदर मल्टीपल H1 हेडिंग्स को क्रिएट करना पड़ता है, मल्टीपल पैराग्राफ क्रिएट करने पड़ते हैं, मल्टीपल बटन्स क्रिएट करनी पड़ती हैं, और उन सभी पर मुझे मान लीजिए सेम स्टाइल को अप्लाई करना होगा। तो हम क्या बार बार जाके कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, या फिर बार बार हम क्या करेंगे, यानी उस स्टाइल को लिखते रहेंगे। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा और ये एक बोरिंग हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें, मान लीजिए यहाँ पर एक दो हेडिंग है, मान लीजिए मेरे पास 100 हेडिंग है या फिर 1000 हेडिंग है, H1 हेडिंग, और सभी पर मुझे सेम स्टाइल को इम्प्लीमेंट करना है, तो मुझे क्या करना होगा, बार बार हर किसी के लिए या तो लिखना होगा या तो कॉपी पेस्ट करना होगा। तो ये हमारा बहुत सारा टाइम ले जाएगा। तो ये इसलिए ये जो हमारी क्या होती है, इनलाइन स्टाइल ऐड करने का वे होता है, यानी कि ये जो हमारा फॉर्मेट होता है इनलाइन स्टाइल वाला, ये अच्छा नहीं होता है। यानी कि काम तो सही करता है, यानी कि जो काम करने का तरीका होता है, जैसे इसको काम करना चाहिए, जैसे हमारी CSS काम करेगी, ये तरीका अच्छा होता है कि इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं, अच्छे तरीके से अपनी CSS को ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। लेकिन जो ये तरीका होता है इसका ऐड करने का, आपको इसी काम को बहुत बार करना पड़ेगा, यानी कि ये इसका क्या हो जाता है, इसकी प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए हम इसको नहीं यूज करते हैं अपनी CSS के अंदर, यानी CSS को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम अपनी इनलाइन स्टाइल को नहीं यूज कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्या होती है उसको अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारी क्या होती है, इसलिए नेक्स्ट होती है हमारी इंटरनल या फिर एम्बेडेड CSS। इंटरनल या फिर एम्बेडेड CSS कहने का क्या मतलब है, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है, इसको हम यूजिंग स्टाइल टैग की हेल्प से हम इसको क्या कर रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे। स्टाइल टैग की हेल्प से कैसे यूज करते हैं, स्टाइल इज एडेड यूजिंग द स्टाइल एलिमेंट इन द सेम डॉक्यूमेंट। आप सेम डॉक्यूमेंट के अंदर आप क्या करेंगे, स्टाइल टैग को लिख करके उसके अंदर आप क्या कर देंगे, अपनी स्टाइल को ऐड कर देंगे। तो उससे ये वेस्ट तरीका होता है थोड़ा सा। कैसे, वहां पर आपको पार्टिकुलर, मान लीजिए आपके पास 100 H1 हेडिंग है, तो सबके लिए आपको बार बार क्या करना होता था, स्टाइल को ऐड करना होता था। लेकिन इसमें क्या है, मान लीजिए आपके पास 100 H1 हेडिंग है और सभी हेडिंग का कलर आपको रेड करना है, तो आप क्या करेंगे, स्टाइल टैग के अंदर
H1 सेलेक्टर को लेंगे, यानी कि जो हमारा यहाँ पर एलिमेंट होगा उस एलिमेंट को आप सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देंगे। अब जैसे ही उस पर आप इस स्टाइल को अप्लाई करेंगे तो जितनी भी हेडिंग होगी, चाहे 100 हो चाहे 1000 हो, उन सभी पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब ये कैसे काम करता है इसको अगर हम समझें तो इसको समझने के लिए ये जो ऐड की जाती है ये हमारे बॉडी टैग के अंदर नहीं बल्कि हेड टैग के अंदर क्या की जाती है, ऐड की जाती है। जो हमारी ये वाली स्टाइल होती है ये हेड टैग के अंदर ऐड की जाती है। हेड टैग के अंदर कैसे ऐड की जाती है इसको हम देखते हैं, इसको भी इंप्लीमेंट करके हम देखने वाले हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से इस सभी स्टाइल को क्या कर दिया, हटा दिया, इसको हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से डिलीट करने वाले हैं, और यहाँ से मैंने इसको और कम कर दिया, और इसको भी मैंने क्या कर दिया, यहाँ से जो भी मैंने इस पर स्टाइल ऐड की हुई थी इनलाइन उसको मैंने क्या कर दिया, हटा दिया, और लास्ट बटन के लिए भी जो थी इसको भी हटा देते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वाला जो हम स्टाइल टैग की हेल्प से ऐड करते हैं अपनी स्टाइलिंग को, उसको हम देखने वाले हैं। इसके लिए मुझे क्या करना होता है, जो हमारा हेड टैग होता है इसी हेड टैग के अंदर ही मुझे अपने स्टाइल टैग को क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पर हेड टैग के अंदर हम अपने स्टाइल टैग को लेते हैं, तो मैंने यहाँ से स्टाइल टैग को ले लिया, और इसी स्टाइल टैग के अंदर मान लीजिए मेरे पास जितनी भी, अगर मैं इतना सेव करके आपको पेज को रिफ्रेश करके दिखाऊं तो यहाँ पर अभी हमारे पास कोई भी यहाँ पर CSS ऐड नहीं हुई है। सिंपल सा हमारा क्या है, HTML पेज, HTML डॉक्यूमेंट हमारे पास क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। अब मुझे इन दोनों हेडिंग का कलर क्या करना है, चेंज करना है। अब यहाँ पर हेडिंग का कलर चेंज करने के लिए, यानी H1 हेडिंग हमारे पास है, तो यहाँ से मैंने H1 सेलेक्टर को लिया सबसे पहले, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया। अब यहाँ पर मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैंने यहाँ से क्या ले लिया, कलर प्रॉपर्टी को ले लिया। उसके बाद इसका कलर कैसा करना है, मुझे यहाँ पर मान लेते हैं ब्लू करना है, और यहाँ से मैंने सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद दो हेडिंग है, इन दोनों का कलर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब पेज को मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया दोनों हेडिंग का कलर हमारे पास क्या हो चुका है, ब्लू हो चुका है। मान लीजिए यहाँ पर एक और हेडिंग हम क्रिएट करते हैं, बाद में क्रिएट करते हैं। मान लेते हैं H1 एक और हेडिंग हमने क्रिएट कर लिया, यहाँ से मैंने दे दिया इसको कोडिंग जैसे दिया, और इसको मैंने सेव किया। अब पेज को रिफ्रेश करूंगी तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये वाली हेडिंग का कलर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्लू हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर सेलेक्टर क्या ले लिया है, H1। तो जितने भी हमारे वेब पेज के अंदर जितनी भी H1 हेडिंग होंगी उन सभी का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। मान लीजिए मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर मुझे क्या करना है, यहाँ से मान लेते हैं एक्वा कलर करना है, इसको लेते हैं, या फिर मैं ले लेती हूँ यहाँ से पिंक कलर करना है, मुझे पिंक करना है, यहाँ से लेती हूँ और इसको मैंने सेव किया। अब इन तीनों हेडिंग का जो कलर होगा, यानी कि जो इसका बैकग्राउंड कलर होगा वो क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो चुका है, पिंक हो चुका है। अब मान लीजिए मुझे किसका कलर चेंज करना है, यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर पैराग्राफ है, तो इसके लिए मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ से P सिलेक्टर को लिखेंगे, हमारा सिलेक्टर क्या है, P है। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, यहाँ से इसका कलर हम देखते हैं, चेंज करके एक बार देखते हैं। कलर मैंने ले लिया और इसका कलर मुझे येलो करना है, और इसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद पेज को मैं रिफ्रेश करूं तो इसका कलर क्या हो चुका है, यहाँ पर येलो हो चुका है। तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर सेकंड जो वे होता है, यानी कि स्टाइल टैग की हेल्प से ऐड करने का, वो CSS को इंक्लूड करने का अपने वेब पेज के ऊपर, अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, वो इस तरीके का होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल जो जितने भी मल्टीपल एलिमेंट होंगे जिस उस सिलेक्टर नेम के, वो सारे क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, उन सभी पर अप्लाई हो जाएगी हमारी CSS। जैसे यहाँ पर अब मान लीजिए हमारे पास कितनी भी H1 हेडिंग हो, सभी पर ये स्टाइल क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी, जो स्टाइल मैंने यहाँ पर इस सिलेक्टर के अंदर लिख रखी हुई है। लेकिन इसका क्या कारण होता है, इसको ना यूज करने का, ये भी अच्छा तरीका नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है, इसका भी एक रीजन है। रीजन क्या है इसका, जो हमारा यहाँ पर ये वाला है, सेकंड वाला वे है, इसका क्या रीजन आता है, यहाँ पर जो हमारा इंटरनल एम्बेडेड CSS होता है, यानी कि जो हम स्टाइल टैग का यूज करके यहाँ पर लिखते हैं, इसको ना यूज करने का क्या मतलब होता है, यानी कि इसका जो रीजन है यहाँ पर, इसके भी कुछ रीजन है, इसकी भी कुछ प्रॉब्लम है। मान लीजिए आपके पास, आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, या फिर आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, या फिर प्रोजेक्ट ही क्रिएट कर रहे हैं अपने कॉलेज का, तो वहां पर हमारे पास HTML का सिंपल सा एक ही वेब पेज नहीं होता है, यानी एक ही HTML पेज नहीं होता है। हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीपल पेजेस क्रिएट करने पड़ते हैं, यानी कि मल्टीपल पेज को हम HTML के अंदर ऐड करते हैं, यानी अपनी वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेज को क्रिएट करके ऐड कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमारे पास मान लीजिए पेज 1 हो गया, पेज 2 हो गया,
पेज 3 हो गया, यानी HTML के मान लीजिए 3 पेज हैं, या फिर मान लीजिए इसी प्रकार से हमारे पास कितने पेज हैं, 100 पेज हैं HTML के। तो इन सभी पर मुझे क्या करना है, अपनी CSS को इम्प्लीमेंट करना है। तो ये क्या करता है, जो हमारा यहाँ पर स्टाइल टैग की हेल्प से जो हम यूज करते हैं, यानी इंटरनल जो एम्बेडेड CSS होता है इंक्लूड करने का स्टाइल, ये भी अच्छा क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमें पार्टिकुलर हर पेज पर, हर पेज के ऊपर जा करके अपने स्टाइल टैग को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। इससे पहले क्या था, हमें पार्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर, हर एलिमेंट के ऊपर जा करके ऐड करना होता था। लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन ये आ रही है कि आपके पास मान लीजिए 100 यहाँ पर या फिर 1000 बहुत सारे मान लीजिए आपके पास वेब पेज हैं, यानी कि मल्टीपल पेजेस हैं HTML के, और उन सभी के ऊपर मुझे सेम स्टाइल को ही अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सेम स्टाइल को अप्लाई करना है, फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक पेज के ऊपर जाकर के आपको उस स्टाइल को इंप्लीमेंट करना होगा। इसलिए ये तरीका भी अच्छा नहीं होता है। अब लास्ट जो कि हमारा क्या होता है, वेस्ट वे होता है CSS को इंप्लीमेंट करने का, स्टाइल को ऐड करने का, वो क्या होता है हमारा एक्सटर्नल स्टाइल शीट, यानी कि जो हमारी एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है, ये सबसे अच्छा वे होता है आज के बाद CSS को इंप्लीमेंट करने के लिए, स्टाइल को ऐड करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट, वेबसाइट, वेब पेज के ऊपर। इसी को हम यूज करने वाले हैं, जो हमारा थर्ड वाला वे है, इसी को हम यूज करने वाले हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट कहने का क्या मतलब है, राइटिंग CSS इन अ सेपरेट डॉक्यूमेंट एंड लिंकिंग इट विद HTML फाइल, यानी कि हमें क्या करना होता है, एक सेपरेट डॉक्यूमेंट क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा। यानी कि CSS के लिए हमें एक अलग से क्या करनी होगी, इसके लिए एक पेज क्रिएट करना होगा। उसके बाद इसको क्या करना होगा, जो हमारी HTML की फाइल होगी, यानी HTML की जितनी भी फाइल होंगी उन सभी के साथ क्या कर देना होगा, डायरेक्टली लिंक कर देना होगा। और जो भी प्रॉपर्टी आप इसके अंदर CSS जो भी आप अप्लाई करेंगे, आपके पास चाहे हजारों हो, लाखों पेज हो, सभी पर ये सेम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। इसीलिए हमारा क्या होता है, वेस्ट वे होता है। अब यहाँ पर लिंकिंग HTML विद CSS फाइल का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कहा था कि जब भी हम CSS को इम्प्लीमेंट करते हैं, हम हमेशा हेड टैग के अंदर जो हमारी CSS होती है वो लिखी जाती है। तो यहाँ पर मैंने हेड टैग के अंदर ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर लिंक को हम यूज करते हैं, लिंक टैग का। उसके बाद अपने हेड टैग के अंदर हम लिंक टैग को क्रिएट करेंगे, जहां पर हम यहाँ पर क्या देंगे, REL का मतलब है यहाँ पर रिलेशन। रिलेशन कहने का क्या मतलब है, जो हमने यहाँ पर रिलेशन के अंदर हम क्या देंगे, स्टाइल शीट। जैसे कि हमारी CSS का क्या मतलब होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी कि स्टाइल शीट कहने का क्या मतलब है यहाँ पर कि हम एक क्या करने वाले हैं, एक स्टाइल शीट को क्रिएट कर रहे हैं जो इसके रिलेशन को दिखाएगा, और उसको इससे ये पता चलेगा कि हमारे पास क्या हुई है, एक स्टाइल शीट क्रिएट हुई है और इसके ऊपर वो स्टाइल क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। और यहाँ पर हाइपर रेफरेंस के अंदर HREF सेकेंड यहाँ पर जो एट्रीब्यूट है हमारा, इसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, जो भी हमारी HTML यानी कि जो भी हमारी CSS की फाइल होगी उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर उसको हम लिख देंगे, उसको हम लिंक कर देंगे। मान लीजिए हमारे पास CSS की जो फाइल है वो सेम फोल्डर के अंदर है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक फोल्डर है, मान लीजिए H यहाँ पर H नेम का एक फोल्डर है जिसके अंदर हमारी एक HTML फाइल है, और सेम इसी फोल्डर के अंदर हमने क्या कर लिया, अपनी CSS फाइल को भी क्रिएट कर लिया है। तो इसके लिए मुझे सिंपल सा क्या करना होगा, और इसका नेम मैंने दे दिया है style.css, और इसका नेम मैंने क्या दे दिया है, index.html। यहाँ पर मैंने इसका नेम ये दे दिया है। तो यहाँ पर इसको हमें ऐड करने के लिए HTML वाली फाइल में हमें ऐड करना है। तो HTML वाली फाइल के अंदर हम हेड टैग के अंदर आएंगे और वहाँ पर लिंक को जनरेट करेंगे। लिंक के अंदर स्टाइल शीट तो ये बताता है कि यहाँ पर क्या लिखी जा चुकी है, इसके लिए एक स्टाइल लिखी जा चुकी है, यानी कि यहाँ पर CSS अप्लाई कर दी जा चुकी है। और ये CSS कहाँ से अप्लाई हो रही है, जो हमारा पेज होगा उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर उस पेज का नेम लिख देंगे, जो हमारी किसका पेज होगा, यहाँ पर CSS का पेज होगा। CSS का फाइल नेम जो भी हमने दिया था उस नेम को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पर जो हमारी CSS की फाइल है किसी अदर फोल्डर के अंदर है, मान लीजिए ये हमारी किस फोल्डर के अंदर है, यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं ये हमारे P नेम के फोल्डर के अंदर है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके पूरे पाथ को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना होगा। तो ये तरीका होता है, ये कॉपी पेस्ट करना आप सभी को आता होगा यहाँ पर कि किस प्रकार से हम क्या करते हैं, लिंक करते हैं।
तो यहाँ पर लिंक करने का मतलब हम यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं अच्छे से कि किस प्रकार से हम इस थर्ड वाले वे को यूज करते हैं अपनी स्टाइल को ऐड करने के लिए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब इस पूरे को जो हमारा स्टाइल टैग था इसको हम डिलीट करने वाले हैं यहाँ से। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये हमारा हेड टैग है। अब हेड टैग को यहीं पर मुझे क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। हेड टैग को मैंने यहां से क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, ये सारी चीजें हमारे पास सेम कोड है। अब इसके ऊपर मुझे क्या करना है, जो हमारी एक्सटर्नल स्टाइल होती है इसको हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ से हम अपने फोल्डर को क्या करने वाले हैं, ओपन करने वाले हैं। यहाँ से मैंने अपने फोल्डर को ओपन कर लिया, क्लास नेम का मेरा फोल्डर था, इस फोल्डर को मैंने क्या कर लिया, यहाँ से ओपन कर लिया। अब इस फोल्डर के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से मेरा क्लास फोल्डर नहीं था, यहाँ से हम अपने फोल्डर को ओपन करने वाले हैं। HTML क्लास नेम का हमारा फोल्डर था, इस फोल्डर को मैंने क्या कर लिया, यहाँ से ओपन कर लिया। अभी यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ से अगर आप देखें तो इसको मैंने स्क्रॉल किया, यहाँ पर पूरा डेटा हमारे पास आ चुका है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसी सेम फोल्डर के अंदर हम एक अपनी न्यू फाइल को क्रिएट करने वाले हैं, जिस फाइल का नेम हमने दे दिया यहाँ से style.css। इस फोल्डर का मैंने यहाँ पर नेम दे दिया, यानी कि एक मैंने और फाइल क्रिएट कर ली, किसके अंदर, HTML क्लास नेम का हमारा फोल्डर था, सेम फोल्डर के अंदर हमारी index.html फाइल है, और उसी फोल्डर के अंदर मैंने style.css की यानी एक CSS की फाइल भी क्रिएट कर ली। अब यहाँ पर मैंने style.css इसका नेम रखा है, आप इसका नेम कुछ और भी रख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो वो नेम रख सकते हैं, लेकिन जो इसका एक्सटेंशन होगा वो .css होगा। जैसे HTML का एक्सटेंशन हमने क्या रखा था, .html रखा था, सेम वैसे ही हमारे CSS का एक्सटेंशन क्या होगा, .css होगा। CSS मीन्स कैस्केडिंग स्प्रेडशीट होता है। उसके बाद क्या करने वाले हैं, यहाँ से कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, मेरे पास अब यहाँ पर जो हमने फर्स्ट वाला फॉर्मेट पढ़ा था, फर्स्ट वाला अगर आपको याद हो, जो हमारा फर्स्ट वे था CSS को इम्प्लीमेंट करने का, यानी कि जो मैंने बेसिक फॉर्मेट पढ़ा था, ये फॉर्मेट अब हम यूज करने वाले हैं। ये फॉर्मेट में क्या था, सबसे पहले ये बेस्ट तरीका होता है, आपको अपने सेलेक्टर को लिखना है जिस पर भी इम्प्लीमेंट करना होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है। तो अभी इसी चीज को हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। मुझे H1 का कलर चेंज करना है। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैंने यहाँ से H1 हेडिंग को क्या कर लिया, क्रिएट किया हुआ है। H1 सेलेक्टर को लेंगे, उसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाया, इसका फॉन्ट कलर मुझे चेंज करना है, तो फॉन्ट कलर, और मैंने यहाँ से क्या कर लिया, इसको ग्रीन कर लिया, यहाँ पर ग्रीन कलर ले लिया। उसके बाद ग्रीन येलो कुछ ले लिया, और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैंने अपने पेज को पहले रिफ्रेश कर दिया, कुछ भी नहीं था, फिर से मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ। अभी यहाँ पर कोई भी CSS इंप्लीमेंट नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, मैंने यहाँ पर कोड तो लिख दिया है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुई, क्योंकि ये जो CSS फाइल है ये हमारी HTML फाइल के साथ लिंक नहीं है। तो इसको सबसे पहले मुझे लिंक करना होगा। लिंक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, जो हमारा हेड टैग है, इसी टैग के अंदर मुझे अपनी लिंक को क्या करना होगा, जनरेट करना होगा। मैंने लिंक टैग को ले लिया। लिंक टैग के अंदर मुझे रिलेशन में क्या बताना होगा, हमेशा रिलेशन में आपको क्या देना होगा, स्टाइल शीट देना होगा, स्टाइल, उसके बाद स्टाइल शीट देना होगा, जिससे ये पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी शीट के ऊपर स्टाइल को ऐड कर रहे हैं। स्टाइल शीट मैंने दे दिया। उसके बाद हाइपर रेफरेंस HREF, यहाँ पर मुझे क्या देना होगा, जो भी आपकी यहाँ पर CSS फाइल का नेम है उस फाइल के नेम को देना होगा। अगर ये किसी अदर फोल्डर के अंदर है तो आपको उस पूरे फोल्डर का क्या करना होगा, वहां का पाथ कॉपी करके ले आना होगा। तो यहाँ पर style.css है, और यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे लिखा है सेम वैसे ही नेम लिखना है। S कैपिटल है यहाँ पर। style.css यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से लिंक कर दिया। अब इसको हम सेव करते हैं। अब इस पेज को रिफ्रेश जैसे ही मैंने किया, जितनी भी हमारी H1 हेडिंग थी उन सभी का कलर क्या हो चुका है, यहाँ पर अगर आप देखें तो उन सभी का कलर यहाँ पर ग्रीन येलो हो चुका है। अगर यहाँ पर मैंने कहा था कि मल्टीपल, यहाँ पर मल्टीपल आपके पास पेज होंगे तो ये सेम वर्क करेगा। एक और पेज हम यहाँ पर HTML का क्रिएट कर लेते हैं। HTML का पेज मैंने एक और क्रिएट कर लिया। यहाँ पर HTML नहीं लेते हैं, यहाँ पर मैंने पेज 2 नेम दे दिया और .html दे दिया। इसको भी मैंने क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। और इसमें भी मैंने यहाँ से कोड को क्या कर लिया,
बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेते हैं। बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लिया और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर भी मैंने H1 हेडिंग को कुछ क्रिएट कर लिया। H1 हेडिंग यहाँ पर मैंने दे दिया, मान लेते हैं मैंने यहाँ पर प्रोग्रामिंग दे दिया। उसके बाद मैंने एक और हेडिंग क्रिएट कर ली, यहाँ से एक और H1 हेडिंग को मैंने यहाँ से क्रिएट कर लिया। डेटा स्ट्रक्चर मैंने दे दिया और यहाँ से मैंने इसको सेव किया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो चुका है, विंडो ई करेंगे, मैंने यहाँ से उस पेज को भी ओपन कर लिया, हमारे डेस्कटॉप पे था। डेस्कटॉप के अंदर जो हमारा पेज था HTML क्लास, यहाँ पर पेज 2 वाले पेज को भी मैंने ओपन कर लिया। तो प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर ये वाला भी पेज हमारे पास क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। अब ही यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, जो हमारा सेकेंड पेज है इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि स्टाइल को मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया हुआ है। तो इसके अंदर भी हम स्टाइल को ऐड कर देंगे यहाँ से, यानी लिंक को ऐड कर देंगे। लिंक को आपको ऐड करना होगा तभी सेम स्टाइल क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद मैंने रिलेशन में क्या दे दिया, यहाँ से स्टाइल शीट दे दिया, यहाँ से स्टाइल शीट। उसके बाद मैंने यहाँ से क्या कर दिया, href। इस बार जो मुझे रेफरेंस देना है वो मेरी फाइल का नेम क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो CSS फाइल है वो सेम ही फाइल है। स्टाइल यहाँ पर मैंने दे दिया, इस फाइल को भी मैंने लिंक कर दिया। अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो पेज को मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया, इस वाले जो हमारी क्या थी, index.html वाली फाइल थी, इसमें तो कलर चेंज ही हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर ये हमारा सेकंड वाला था, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो इसका भी हेडिंग का कलर क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब मैं अगर अपनी style.css वाली फाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर चेंज करूं, यहाँ से मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज किया। बैकग्राउंड कलर मान लीजिए मैंने यहाँ से क्या ले लिया, ब्लू ले लिया। इस कलर को मैंने चेंज किया। अब इस कलर को भी मैंने जैसे चेंज किया, अब दोनों जो हमारी index.html फाइल है, पेज 2.html फाइल है, इन दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ से अगर आप देखें तो इस फाइल का भी कलर चेंज हो गया है, इस वाले वेब पेज का, और यहाँ से रिफ्रेश किया तो इस वाले वेब पेज का भी कलर चेंज हो गया है। तो ये अच्छा वे होता है हमारी किसको यूज करने का, जो हमारी CSS होती है उसको इंप्लीमेंट करने का। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक साथ ही आपके पास मल्टीपल कितनी भी फाइल हो सकती हैं, आप यहाँ पर और भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, इसको लिंक करना होगा, यानी कि यहाँ पर इस सेम लिंक को हमेशा क्या कर देना होगा, सभी में लिंक कर देना होगा। फिर आप अपनी style.css के अंदर जो भी चीजें चेंज करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर क्या करेंगे, स्टाइल ऐड करेंगे, वो सभी डॉक्यूमेंट के अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे जब आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तब। तो इसलिए क्या होता है, ये बेस्ट वे होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक एलिमेंट में जाकर के ना ही स्टाइल को ऐड करना पड़ता है, ना ही हर पेज के अंदर ऐड करना पड़ता है। यहाँ पर क्या करना होता है, आपको एक सेपरेट डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ता है, किसके लिए, style.css के लिए। और उसी CSS फाइल को आप हर एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि लिंक कर देंगे। तो बाय डिफॉल्ट जो भी चेंजअप आप करेंगे वो क्या होता रहेगा, हर एक वेब पेज के अंदर, हर एक HTML फाइल के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये एक अच्छा तरीका होता है। आज के बाद से हम इसी वे को यूज करके हम क्या करने वाले हैं, अपनी स्टाइलिंग को इंक्लूड करने वाले हैं अपने वेब पेज के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सीखा कि टोटल कितने वे होते हैं स्टाइल को इंक्लूड करने का अपनी वेबसाइट के अंदर। यहाँ पर टोटल 3 वे होते हैं, जिसमें से बेस्ट वे होता है हमारा एक्सटर्नल स्टाइल शीट। इसी को हम क्या कर रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे, और इसी का यूज किया जाता है। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास